तो आलोक सर, जैसे अब मैं आपके फर्स्ट डेकेड ऑफ योर लाइफ पे आना चाहूँगा सर। जी, जी। एंड आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ पैदा हुए थे और आपके फादर किस प्रोफेशन में थे जी। और मतलब कैसा रहा था आपका चाइल्डहुड? चाइल्डहुड तो मेरा जगह पे आप प्लेस। हाँ, मेरा देखिए जन्म तो मेरा ननिहाल में हुआ है और वो डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर। मैं जौनपुर प्रॉपर शहर में ही अच्छा। मेरा ननिहाल है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। बहुत सही। लेकिन मेरा अपना जो पैतृक निवास है यानी जिसको होम टाउन बोलते हैं, या वो मऊ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा बाज़ार है, कस्बा है कोपागंज, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और ऐसे तो आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे कोपागंज कहाँ है, तो मैं एक थोड़े से 1-2 आस-पास के बड़े इलाके बताता हूँ। यस सर। वाराणसी और गोरखपुर के बीच में अच्छा। ये बसा हुआ इलाका है मऊ डिस्ट्रिक्ट, हाँ। जो कि 89 में आज़मगढ़ ज़िले से कट कर एक नया ज़िला बना था। हस- तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा-दीक्षा स्कूली ख़ास तौर से वहीं पे हुई है। मऊ तो में आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो? हाँ, मैं प्योरली गवर्नमेंट शुरू से लेकर और अब तक मैं प्योरली गवर्नमेंट में ही रहा हूँ। कॉलेज भी? कॉलेज वगैरह सब कुछ मेरा गवर्नमेंट रहा है। मैं फुल्ली एकदम गवर्नमेंट का रहा है, गवर्नमेंट पढ़ रहा हूँ। वर्किंग इन गवर्नमेंट्स। वर्क इन गवर्नमेंट और मैं महादेव का ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि मेरे पैसे बहुत कम लगे हैं पढ़ाई-लिखाई में। हाँ। जितने लगे हैं उससे ज़्यादा कहीं मुझे जो है स्कॉलरशिप के रूप में मिल भी चुके हैं। अच्छा, अच्छा, वाह सर, बढ़िया, तो आएँगे सर गवर्नमेंट का तो एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा स्कूलिंग कि जहाँ तक आप पूछ रहे थे तो कोपागंज में ही हमारा एक बापू इंटर कॉलेज है। तो मैंने वहीं पे क्लास 6 ऑनवर्ड 12 तक साइंस में पढ़ाई किया है। मेरा साइंस स्ट्रीम रहा है, उसमें भी तो मैथमेटिक्स। सर आपका 10th कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ था? 10th मैंने 1995 1995 मैंने हाई स्कूल किया है ओके। और मैं अपने स्कूल का उस समय टॉपर भी रहा हूँ टॉपर थे आप। साइंस सब्जेक्ट में। और उसके बाद वहीं से उसी स्कूल से 12th बापू इंटर कॉलेज से हमने 12th भी किया। हाँ, वो 97 में किया है हमने। हाँ। वो और उसमें भी मैं टॉपर रहा हूँ और 12th में मैंने साइंस में भी मैथमेटिक्स ग्रुप लिया था, पीसीएम ग्रुप, अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हुँ, एज़ यूजुअल और बाकी 2 लैंग्वेज जो होते हैं इंग्लिश इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के साथ वो हमने लिया। हो लिया हो। सर मैं ये पापा सॉरी का बताना चाहूँगा विज़न है सर, जी, करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट करता हूँ। क्लैरिटी देना चाहता हूँ ऑडियंस को, यूथ को कि कौन-सा राइट करियर पाथ होगा, तो मैं डिफरेंट करियर एक्सप्लोर करता हूँ थ्रू पॉडकास्ट। बिल्कुल। तो आपके करियर वाले जो फ़ेज़ है, उस पे थोड़ा डिटेल में आप डिस्कस कीजिएगा। तो सर 12th के बाद जो आपने साइंस लिया था, वो आपने बाय चॉइस लिया था या मतलब पेरेंट्स ने फ़ोर्स कर दिया था कि आप साइंस लो, आप अच्छे स्टूडेंट हो तो? तो क्योंकि इंडिया में ऐसा कल्चर है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो आर्ट्स की तरफ नहीं जाता, डायरेक्ट साइंस की तरफ जाता है। बट इंटरेस्ट होता नहीं है। 10th-12th में आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजी, ये होता है, काफ़ी हद तक होता है कि पेरेंट्स का एक अपना मोटिव होता है कि अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हैं हाँ। और जिस रूप में देखना चाहते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है वो चाहते हैं कि उसी डायरेक्शन में वो पढ़ाई करें। तो मैं दर्शकों को आपको बताना चाहूँगा कि मेरा भी इंटरेस्ट बचपन से ही साइंस की तरफ रहा क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक टेम्पर वाला व्यक्ति हूँ। मैं थोड़ा-सा कह लीजिए बचपन में शैतान भी था। अच्छा। शैतान इन द सेंस डिस्ट्रक्टिव तो नहीं था, जैसे कि अब रेडियो है, रेडियो से आवाज़ आ रही है तो मैं जानने का इच्छुक हो जाता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैं रेडियो को खोल लेता था। बहुत तो उसे खोल के एक-एक चीज़ पार्ट्स पूरा देखता था कि इसमें कहाँ से आवाज़ आ रही है, स्पीकर है, तो ट्रांजिस्टर है, ये क्या है? तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल रहता था। तो साइंस के प्रति मेरा झुकाव तो बचपन से ही था। अच्छा। या कोई घटना घट रही है तो उसको भी मैं जानना चाहता कि ऐसा ही क्यों हो रहा है? हुँ। इस तरह से भी तो हो सकता था। तो मैं मेरा झुकाव था और साथ में एक मोटिवेशन भी था। मेरे पिताजी भी साइंस के विद्यार्थी रहे। उन्होंने सिर्फ वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेशन ही वाज़ वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी किया और एलएलबी किया और वो अभी इस समय मऊ डिस्ट्रिक्ट के सबसे सीनियर मोस्ट लॉयर हैं। लॉयर हैं। जी। ओके। तो वो भी साइंस के विद्यार्थी रहे और मेरे बड़े भाई वो भी साइंस के विद्यार्थी रहे, वो भी बीएससी। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू वर सर? मुझे में लेकर मेरे 2 भाई मतलब मेरे एक बड़े भैया और मैं हाँ। और मेरे बाद मेरी 4 छोटी बहनें हैं। 4 सिस्टर आपकी। वाह! हाँ, हम चारों जो विवाहित हो चुके हैं और सब अपनी-अपनी जगह पे सेटल्ड हैं। सेटल्ड है, नाइस। जी। तो सर मैं तो चाहूँगा आपके डैड डैड जी, का लाइफ़ लाना चाहूँगा इस जी, पॉडकास्ट में। तो आप लोग इतने सिबलिंग्स हैं जी। और मतलब डैड कैसे ट्रीट किया? मतलब उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था आपके सिस्टर को? मतलब ऐसा कुछ है मतलब? ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही हाईली मोटिवेटेड थे पढ़ाई को लेकर। और शुरू से हम लोग को जागरूक इम्पोर्टेंस ऑफ रखते थे। एजुकेशन दिया गया? हाँ, इम्पोर्टेंट फुल हमारे यहाँ पर्टिकुलर एजुकेशन को लेकर ही हम लोग फोकस थे और हमारे यहाँ एक तरह से कहावत थी भी कि और कहा भी जाता है कि हम लोगों को सरस्वती पुत्र बनना है, लक्ष्मी पुत्र नहीं बनना है। सरस्वती पुत्र वाह! यानी कि हमें जो है सरस्वती पुत्र होने का मतलब है पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे बढ़ना है। हाँ, लक्ष्मी पुत्र का मतलब पैसा कमाना। हाँ, चूँकि मैं वैश्य वर्ग से हूँ, तो हाँ। काफ़ी लोग ज़ाहिर-सी बात है वैश्य वर्ग में उनका मोटिव होता है कि पढ़ाई को उतना शायद तरजीह नहीं देते हैं जितना कि पैसे को या बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो चूँकि मेरे पिताजी एक अच्छे प्रोफ़ेशनल हैं, लॉयर हैं, तो उन्होंने शुरू से पढ़ाई-लिखाई के लिए हम लोगों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया और वो खुद भी जो है 4-5 बजे भोर में उठ के हम लोग को जगाते थे।
और हम लोग जो है उन दिनों में चाहे ठंडी हो गर्मी हो अपना अपना टेबल डेस्क लेके बैठ जाते थे। अच्छा, इतने स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स? स्ट्रिक्ट क्या कह लीजिए, केयरिंग थे वो। केयरिंग। हाँ, वो केयरिंग कहेंगे उसको, स्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये ज़रूर कि टाइम टेबल के लिए स्ट्रिक्ट रखते थे वो कि 4-5 बजे भोर में उठ जाओ, क्योंकि माना जाता है उस समय कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, चूँकि बॉडी पूरी रेस्ट में होती है और जब सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं। तो उस समय की जो आपकी पढ़ाई होगी, वो बहुत अच्छी होती है। यानी कि उस समय जो भी आपने लर्न कर लिया, याद कर लिया या कंठस्थ कर लिया, और थोड़ा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल रहता है, वो रहता है आपके दिमाग में। हाँ, तो सर मुझे लग रहा है कि वो जो आपके अभी डिसिप्लिन वाली बात की थी हम लोगों ने, वो अब मुझे लग रहा है आपके पेरेंट्स का ही देन है। बचपन से आप डिसिप्लिन आपने फॉलो किया तभी आप हाँ, बिल्कुल, हाँ, इस पे। डिस्प्ले मैं अपने स्कूल में बहुत इस मामले में मैं काफ़ी प्रचलित भी था। अच्छा। मैं अपने वेशभूषा को लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ेमस था, क्योंकि मेरी आदत है कि बिना शू पॉलिश के मैं कभी नहीं जाता था। शू मेरा, हाँ, स्कूल से लेकर कॉलेज तो छोड़िए, स्कूल से ही शू मेरा चमकता रहना चाहिए। पैंट जो है या शर्ट है ये बिल्कुल प्रेस होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए। जबकि मेरे एक बार की घटना है कि मेरे बड़े पिताजी जो है, एक बार बोले, ऐसे ही कमेंट किए कि यार तुम जो है, तुम्हारे पिताजी है, हम लोग कभी बिना प्रेस के भी चले जाते हैं, लेकिन तुम बिना प्रेस के, बिना उसके नहीं जाते हो। तो मैंने शुरू से वो आदत डाली है कि मैंने अपने आप को मेंटेन रखना है। और वो ये मेरे पिताजी की कहावत है कि आप जो स्टूडेंट लाइफ में जो आदत डाल लेंगे, वो ताउम्र सर्वाइव करता है, वो बदलता नहीं है। जैसे शर्ट मैं आज भी इन करके पहनता हूँ, कभी भी कोई मुझे कहे कि लूज करके पहन लो, मैं कभी नहीं पहनता हूँ। इवन जीन्स भी पहनूंगा या कोई कैजुअल फॉर्मल ऐसा वियर तो पहनूंगा, तो वो आदत है। तो आप जैसा अपने आप को ढालेंगे वैसा हो जाएंगे। तो मैं शुरू से मेंटेन रहा, अपने ड्रेस को हमेशा जो है नीट एंड क्लीन रखा। मार्केट से हट के कुछ अच्छी चीज़ आई, फॉर एग्जांपल टाई या बेल्ट, तो वो लेता था जानबूझ के, थोड़ा अलग से अच्छा सा दिखूं। इसीलिए मैं उसमें, बल्कि उस हम लोगों के ज़माने में वेशभूषा का एक सब्जेक्ट भी हुआ करता है स्कूलिंग लेवल, क्लास 1 to 5। हाँ, अच्छा। वेशभूषा और सदाचार। प्राइमरी स्कूल में? हाँ, प्राइमरी स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था ये अच्छा। उस ज़माने में। अच्छा। उसमें यही देखा जाता है कि आपकी वेशभूषा कैसी है। सदाचार का मतलब होता था कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, परिवार के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी कैसी है, माता-पिता का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसका भी मार्क्स हुआ करता था अच्छा खासा। मेरे को याद है मेरे जी। पेरेंट्स जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन था कि मॉम डैड का पैर छू के आना है। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोग में भी था ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा। उसमें मुझे हमेशा 100% मार्क्स मिलते थे। 50 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्ट हुआ करता था, हाँ। और 50 में आउट ऑफ 50 हमेशा मुझे मिलता था। बहुत मेंटेन रखता था मैं आपको, और ये वहीं तक नहीं खत्म हुआ। ये आगे जब मैं अपने ग्रेजुएशन में गया, जब मैं गया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मैंने चुना। तो कौन से साल में गए थे ग्रेजुएशन से? 97 में मैंने इंटर किया था, और उस ज़माने में हम लोग जहाँ पे हमारा घर है मऊ ज़िले में, वहाँ से नियर बाय में 2 विश्वविद्यालय बहुत फेमस हुआ करते थे। हैं भी अभी भी। एक तो जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू, और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चूँकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक मामले में और फेमस है कि वहाँ सिविलियंस बहुत पैदा होते हैं। यानी आपको गवर्नमेंट जॉब जाना है सिविल में, हब था। तो हाँ, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया का है, हब कह सकते हैं हम। और बीएचयू क्या है, प्योर एकेडमिक था। तो हम लोग का ड्रीम जो था, चूँकि जिस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, उस समय थोड़ा-सा ये था कि भाई हमें कुछ अच्छी जॉब में जाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब में जाना है। तो हमने इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय हालाँकि मेरा सिलेक्शन दोनों में हुआ था। बीएचयू में भी हुआ था बीएससी के लिए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी। तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उस समय तरजीह दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने बीएससी में दाखिला लिया था। सर और इला था सर आपका? मैं 97 में एडमिशन लिया था बीएससी फर्स्ट ईयर में। और कोई स्ट्रीम होगा ना आपका? हाँ, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यही हमारा स्ट्रीम हुआ करता है। तो वही स्ट्रीम हमने लिया था 97 में, और मैंने वहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और आपको जान के बड़ी खुशी भी होगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, पूरब का ऑक्सफोर्ड भी बोलते हैं। आई नो। यानी कि वो 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। भारत की चौथी प्राचीन विश्वविद्यालय है। ओ भाई! इसके पहले 3 विश्वविद्यालय और हैं। कौन से थे? कलकत्ता है, मद्रास है, और मुंबई के। ये 3 विश्वविद्यालय थे। उसके बाद ये चौथा विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का है, जो सबसे प्राचीन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वी आर द एलुमनी ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्योंकि वहाँ एक लेगेसी है। आप देखेंगे तो एक बहुत शानदार परंपरा है अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स की, एलुमनाइज़ की, कोई भी क्षेत्र में उठा तो लीजिए। सर आप मुझे टॉप 5 एलुमनाइज़ बताइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो याद कर पा रहे हो अभी। बहुत सारे बनिए, आप क्षेत्र बताइए, मैं उस क्षेत्र में, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में आपके पॉलिटिक्स। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी हैं, 2-2 प्रधानमंत्री हमारे से हैं। ऐसा आ, नेहरू साहब भी है। नेहरू साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इलाहाबाद के रहने वाले थे, लोकल थे। हाँ, लोकल थे। लोकल, क्योंकि उनके पिताजी वहीं बैरिस्टर हुआ करते थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, तो वो वहीं उनका जो है वकालत हुआ करता था। और एलुमनाई? और इसके अलावा हमारे यहाँ से 2-2 प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर सिंह जी हुए, जो कि बलिया के रहने वाले थे, युवा तुर्क के नाम से फेमस भी हुआ करते थे। छात्र संघ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी हमारे विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं।
मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के आपके यहीं बगल के रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय के हैं। बहुत सर अगर आप जो है साइड में एडवोकेट साइड में एडवोकेट हेड में सीजीआई हमारे यहाँ से दे हुए हैं, जस्टिस खरे साहब हुए हैं। ओके हाँ, और जो है तुरंत तो नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो है पूरी लेगेसी है अच्छी खासी। अच्छी खासी लेगेसी हाँ, अगर वाले बिल्कुल मैंने ये सुना है कि अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में जितने भी आपको बढ़िया लिटरेचर पे बता हाँ लिटरेचर में अगर बात करें तो जितने भी आपको अच्छे नाम याद आ रहे हों हिंदी साहित्य के, चाहे हरिवंश राय बच्चन को ले लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी राव को ले लीजिए, महादेवी वर्मा जी को ले लीजिए, फिराक गोरखपुरी को ले लीजिए, सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और वहाँ पर अध्यापक भी बने हैं, एल्बनी भी रहे हैं और फिर बाद में वो वहीं पे अध्यापन का भी कार्य किया है। बहुत सर बढ़िया सर। तो सर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी सर, मेरे नोन है, जी जी सीनियर है, जी इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं। वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर काफ़ी एक्टिव है, था आपके टाइम में था बिल्कुल बिल्कुल हमारे समय में भी था, चूंकि देखिए राजनीति का केंद्र तो वो आज़ादी के समय से ही रहा है। या गांधी जी, नेहरू साहब और जितने भी उस समय के मानिंद लोग हुआ करते सब वहीं बैठ के चर्चा की करते करते रहे आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो वो एक केंद्र तो है ही राजनीति का, और राजनीतिक केंद्र के साथ साथ ऐसा नहीं है, साहित्य का भी केंद्र है, वैज्ञानिकों का भी केंद्र रहा है। प्रोफेसर एम एन शाह साहब वहाँ के एलुमनी रहे हैं, जिनके नाम पे शाह थ्योरी है, क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ। अच्छा तो प्रोफेसर एम एन शाह, आप भी अगर शाह साहब का नाम सुने होंगे, शाह थ्योरी चलती है। तो वहाँ पे के एस कृष्णन साहब रहे हैं, ठीक, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी वहाँ पे रहे हैं। और एक ज़माने में तो उसकी इतनी लोहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कि अल्बर्ट आइंस्टीन को ऑफर हुआ था वहाँ पे प्राध्यापक बनने के लिए। ये बहुत एक शानदार चीज़ मैं आपको बता दूँ। हाँ, ये हमारे वेबसाइट पे मिलेगा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। अच्छा लेकिन उससे समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो वो ज्वाइन तो नहीं कर पाए, लेकिन वो ऑफर था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वाह बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने ग्रेजुएशन वाला फेज़ बता दिया आपने, राइट? तो ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया था सर? ग्रेजुएशन मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 97 से 2000 में मैंने बीएससी किया। उसके बाद चूँकि इलाहाबाद हमको कितना अच्छा लगता था और इलाहाबाद में मैं छात्रावास में रहता था वहाँ पे, कि मैं वहाँ पे डायमंड जुबली छात्रावास का इन्मेट भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो हमारे यहाँ तो देखिए बहुत शानदार एकदम बिल्कुल राजा की तरह फीलिंग देते थे कि देखो तुम आईएएस बनो या ना बनो, लेकिन आईएएस की तरह बिहेव करो। तो हमारी ग्रूमिंग भी छात्रावास के अंदर एक ऐसी होती थी कि आप ना चाहते हुए कुछ ना कुछ कर तो ज़रूर जाएँगे। इतना मतलब हमें अपने सीनियर से मोटिवेशन मिलता था। तो ग्रेजुएशन के बाद वहीं मैंने एमएससी फिजिक्स किया और मेरा स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स रहा। अच्छा वो मैंने 2000 से लेकर 2002 तक एमएससी किया और उसके बाद तुरंत ही मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया था। ये हाँ, पीएचडी ज्वाइन कर लिया। करियर पाथ आप जो डिसाइड कर रहे थे, जी। तो समवन इज गाइडिंग यू फॉर कि आपको पीएचडी करना है, एमएससी करना है, कि आप अपने से डिसाइड कर रहे थे? नहीं, कोई गाइड तो नहीं किया, मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहा और ये ज़रूर है कि हाँ, मित्रों का सहयोग रहा और एक विश्वविद्यालय का एक एनवायरनमेंट भी था। तो उस समय मेरा जो मोटिव हुआ करता था वो या तो साइंटिस्ट बनने का हुआ करता था या फिर जो मैं सोच रहा था कि किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में फैकल्टी बनूँ। तो ईश्वर ने मेरी वो भी इच्छा पूरी की और जैसे मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, तुरंत ही मेरी पहली सर्विस लग गई फर्स्ट एज अ फैकल्टी। फैकल्टी सर को ईयर बता दीजिए कि कब लगे थे आप? 2006 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ और 2006 में ही जुलाई में मेरी सर्विस लग गई थी। और सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया जयपुर से करीब 140 किलोमीटर आगे एक शिकरत ज़िला है और उसमें लक्ष्मण तहसील है। वहाँ मोदी यूनिवर्सिटी है स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो वहाँ मैं एज ए फैकल्टी एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। कितना काम की सर वहाँ? वहाँ तो हालांकि मुझे काम करने का अवसर कम ही मिला क्योंकि मैं वहाँ का तकरीबन 8 महीने ही था और मेरा दूसरा चयन फिर हो गया छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में। ओ कानपुर आ जी, कानपुर विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हुआ और उस समय हमारे कुलपति हुआ करते थे प्रोफेसर एस एस कटियार साहब, सर प्रोफेसर सर्व सिंह कटियार जो पद्मश्री से सम्मानित भी थे अच्छे सर। और वो आईआईटी कानपुर के प्राध्यापक थे। उन्होंने हमारा चयन किया था और तकरीबन 4 साल मैं वहाँ रहा। और बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन दोनों जॉब के पहले मैं एज ए साइंटिस्ट भी काम किया है। साइंटिस्ट भी काम जी, बिल्कुल। जैसे मैंने प्रोफेसर से पहले? हाँ, प्रोफेसर बनने के पहले मैंने पीएचडी के बाद ही मैं मेरे एक्चुअली एक गाइड थे प्रोफेसर बलदेव राज जो भारत सरकार में रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। ओके सर। अब तो वो रहे नहीं। तो वो उस समय इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च पक्कम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भारत परमाणु ऊर्जा आयोग का ये एक अपना बॉडी है। हाँ जानता हूँ। तो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर बना करते थे। यस जो आपने अग्नि की उड़ान जो सुनी है वहीं बना। कलाम साहब का, तो वहाँ पे कुछ पार्ट वहाँ फ्यूल वाला पार्ट जो ईंधन वाला पार्ट वहाँ बनता था। अच्छा अच्छा। तो उस पे हमने करीब बहुत तो नहीं लंबा काम किया, कुछ ही समय काम कर पाया क्योंकि उस समय कह लीजिए कि थोड़ा युवा थे, जोश था कि अभी और नौकरी मिल जाएगी और थोड़ा खाने पीने का भी इशू था क्योंकि मैं इधर उत्तर भारतीय था, वहाँ दक्षिण भारतीय व्यंजन को लेकर थोड़ा सा परेशानी हुई। तो मैं वहाँ छोड़ चला आया और चूँकि मन में ये भी था कि साइंटिस्ट नहीं तो फैकल्टी तो बनना ही है, तो फैकल्टी में बना भी। उसके बाद मैं जैसा कि बताया मोदी विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया। मोदी विश्वविद्यालय के बाद फिर मेरा तत्काल 8 ही महीने बाद सिलेक्शन हो गया छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया बहुत सर। और वहाँ भी तकरीबन 4 साल काम किया।